हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार गुप्ता, फैकल्टी रेजोनेंस। हम आज 28 तारीख का 28 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है। इस डिस्कशन से आपको अप्रैल अटेम्प्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन हमको करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 3D का क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास टॉपिक नेम लिखा हुआ है जो भी क्वेश्चन है, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमें इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? इस वेक्टर के अलोंग निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पर हमने इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर मान लिया अपने पास I प्लस 4J प्लस 7K, ये वेक्टर है हमारे पास। इसके पैरेलल हमको क्या लेनी है? डिस्टेंस लेनी है। और पॉइंट P कहाँ है? यहाँ पे मान लिया हमने। तो पॉइंट P क्या दे रखा है हमारे पास? 15/7, 32/7, 7। और Q हमारे पास हमने ये पॉइंट ले लिया जो कि इस लाइन पर है। इस लाइन पर अगर पॉइंट है तो हम लैम्डा अज्यूम करके, इसको इक्वल टू लैम्डा अज्यूम करके इस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, और वो पॉइंट हमने मान लिया ये पॉइंट Q है। तो लैम्डा अज्यूम कर लिया इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट 3 लैम्डा माइनस 1। फिर हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3। फिर आ जाएगा हमारे पास 7 लैम्डा माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब ये जो पी क्यू वैक्टर बन रहा है एक, या पी क्यू लाइन बन रही है, इसके डायरेक्शन रेशियो और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? सेम होने चाहिए, क्योंकि पैरेलल है। सेम होने चाहिए, या पैरेलल के हिसाब से हम लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो पी क्यू वैक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? पी क्यू के हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 15/7। फिर हमारे पास है 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 32/7। फिर हमारे पास है 7 लैम्डा माइनस 5 माइनस 7। और हमारे को जो वेक्टर दे रखा है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? 1 4 7। और ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो इनके प्रोपोर्शनल होंगे ये, यानी इनका रेशियो सेम होगा। तो बच्चों रेशियो बराबर कर देते हैं। 3 लैम्डा ये कितना आ जाएगा? -22/7/1। इसका पहला वाला डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया? I का कोफिशिएंट 1 आ गया। इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा माइनस ये 21 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 53/7/4 हो जाएगा बच्चों। ये 4 दे रखा है J का कोफिशिएंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा माइनस 12/7। ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारे पास क्यू पॉइंट आ जाएगा। क्यू पॉइंट आ जाएगा तो हम डिस्टेंस पी क्यू निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, इन दोनों को बराबर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। 12 लैम्डा माइनस 88/7 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 53/7। बच्चों इसको इधर लिया है तो ये आ गया 7 लैम्डा, इसको उधर ले गए तो ये आ गया 35/7। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/7। बच्चों इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 5/7 ही आएगी। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो नया पॉइंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर 5/7 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 15/7 माइनस 1, यानी 8/7 आ जाएगा। और यहाँ पर 5/7 रखा तो 25/7 और माइनस का 21 किया तो 4/7 आ जाएगा। इधर 5/7 रखा तो 7 से 7 कट जाएगा, 0 आ गया। ये बच्चों पॉइंट Q आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ। तो डिस्टेंस निकालनी है PQ, तो PQ हमारे पास डिस्टेंस निकालनी है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो PQ क्या था बच्चों? हमारे पास P था 15/7 और Q क्या है हमारे पास? 8/7। तो कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस? x1 माइनस x2 करूँगा तो उसका होल स्क्वायर करूँगा तो A आ जाएगा हमारे पास 7/7 का होल स्क्वायर।
और वापिस अगर हम देखते हैं इसका 32/7 है और इसका पॉइंट क्या है 4/7, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 28/7 का स्क्वायर, और वो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 7 - 0 का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 1 + 16 + 49। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा ये 66। तो ये 66 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास ऑप्शन 1 दिया हुआ है। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द हाइपरबोला। पॉइंट ए और बी जो हैं वो इस सर्कल और इस हाइपरबोला के क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड अ पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन। एक पॉइंट पी दे रखा है जो इस लाइन पर मूव कर रहा है। हमें बच्चों निकालना है द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी लाइज ऑन द लाइन, यानी सेंट्रोइड का हमको लोकस निकालना है। तो बच्चों कैसे करते हैं, पहले ए और बी निकालना है, तो ए और बी पॉइंट निकाल लेते हैं। ए और बी पॉइंट क्या है हमारे पास हाइपरबोला के और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ से यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 8x - x², इसमें हाइपरबोला में पुट कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x² - 72x + 9x² माइनस का 36 आ जाएगा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास जो भी आएगी, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास 13x² - 72x - 36 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6 और एक आ रही है हमारे पास -6/30। बच्चों माइनस की वैल्यू हम वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। हमारे पास इसका जो सेंटर है 4 है और रेडियस भी क्या है हमारे पास, रेडियस भी क्या आ रहा है हमारे पास 4 ही आ रहा है। और हाइपरबोला है, हाइपरबोला हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक हाइपरबोला का ब्रांच इधर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये वैल्यू कौन सी है, x = 6 है, इसलिए x = -6/13 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो x = 6 आ गया। x = 6 रखने पर y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पुट x = 6 इन इसमें पुट कर दो या उसमें पुट कर दो, मैं हाइपरबोला में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - y²/4 = 1। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों ±2√3। यह आ जाएगा 3 × 4 12 हो जाएगा y², और y की वैल्यू आ जाएगी ±2√3। तो बच्चों a और b जो पॉइंट है वो क्या आ गया, एक तो 6, 2√3 आ गया, और b क्या आ जाएगा 6, -2√3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए। p कोई पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, हमने मान लिया p क्या है h, p, लोकस हमको खैर सॉरी सेंट्रोइड का निकालना है। तो ये हम p हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा मान लिया। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, मान लिया सेंट्रोइड क्या है h, k है। सेंट्रोइड हमने क्या मान लिया h, k है। तो बच्चों h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 + 6 12 + α/3, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3 - 2√3 0 हो जाएगा +β/3, ठीक है बच्चों। यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3h - 12, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बीटा की वैल्यू हम देखेंगे तो 3k आ जाएगी।
अब उसने बोला था जो पॉइंट P है अल्फा बीटा वो कहाँ पे कर रहा है लाई, एक लाइन पर लाई कर रहा है। लाइन दे रखी है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4, तो अल्फा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा क्या था हमारे पास वो देख लेते हैं हम। अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 को। ठीक है बच्चों, अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाली है तो क्या हो जाएगा 6h माइनस 24 माइनस 9k प्लस 4। तो h कॉमा k का लोकस क्या आ जाएगा 6x माइनस 9y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, 6x माइनस 9y इक्वल टू 20 हो गया, ऑप्शन 1 आ गया हमारे पास। तो बच्चों इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का है, द कोफिशिएंट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी। जो हमारे पास 3 टर्म दे रखी है उनके जो कोफिशिएंट हैं वो जीपी में दे रखे हैं, और पी क्या है, उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर है, और क्यू हमारे पास एक दे रखा है कि सम ऑफ द रेशनल टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो बच्चों एक एक करके करते हैं। पहले हमारे को दे रखा है इसके जो टी आर में जो कोफिशिएंट आएगा क्या आएगा, ये आएगा, और टी आर प्लस 1 में कोफिशिएंट क्या आएगा, बात कोफिशिएंट की कर रहा है, ये आएगा, और टी आर प्लस 2 में क्या आएगा, ये आएगा। ये तीनों टर्म्स जो कोफिशिएंट है वो जीपी में है। तो जीपी में है तो क्या होगा, इनका रेशियो सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से रेशियो क्या होगा, जीपी में बराबर होता है, हम जानते हैं। ये आ गया हमारे पास। बच्चों यहाँ पर n हमारे पास क्या दे रखा है 12, तो n की जगह हम 12 रख लेते हैं। पहले तो हमारे पास क्या फार्मूला है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 का एक फार्मूला होता है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं ये होती है। ये सब चीज़ें हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, तो n की जगह मैं 12 लिख रहा हूँ। ये आ गया। यहाँ पर भी यही फार्मूला लग जाएगा, बस फ़र्क कितना आएगा कि r को हम रिप्लेस कर देंगे r प्लस 1 से, और n की जगह हम 12 ही लिख रहे हैं, तो r की जगह मैंने r प्लस 1 रख दिया। ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 13 माइनस r, ये आ गया r प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 12 माइनस r और इंटू r। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें 13r माइनस r 12r होता है, और 12r से 12r कट गया, और माइनस आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास यहाँ 13 और यहाँ बच गया 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r यानी p कितना हो गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/3 की पावर 12 में जितनी भी रेशनल टर्म्स हैं हमारे पास उसका सम निकालना है। तो 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4 प्लस 4 की पावर 1/3 की होल पावर कितनी है 12 है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमारे को क्या देखना है कि रेशनल टर्म्स है, तो रेशनल टर्म्स इसका पहले जनरल टर्म हम निकाल लें। 12CR पहले की पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस आर अपॉन, यानी 12 माइनस आर हो गया, और 4 है तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रेशनल कब होगा जब इसकी जो पावर है वो इंटीजर होगी, यानी 12 माइनस आर इंटीजर होना चाहिए, और r अपॉन 3 ये भी क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए।
तो यहाँ से r की वैल्यू क्या क्या रखूँ मैं कि ये वैल्यूज़ इंटीजर आए। तो r की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0 रख सकते हैं, यहाँ पर 4 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं और 12 रख सकते हैं। जब r की वैल्यू 0, 4, 8 और 12 होगी तो ये इंटीजर होगा। और r की वैल्यू यहाँ पर 0, 3, 6, 9 और 12 होगा तो ये इंटीजर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ गई r के लिए, 0 और 12। तो 0 और 12 के लिए हम दोनों वैल्यू का सम चाहिए हमारे को, इंटीजर वैल्यूज़ के जो रेशनल वैल्यूज आ रही हैं। तो क्या आ गया हमारे पास 12C0, यानी जो Q पूछा गया है वो क्या है, सम ऑफ द रेशनल टर्म्स। तो r की वैल्यू एक बार 0 रख दी इसमें, तो यह आ गया 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 0। और अगर r की वैल्यू 12 रखूँगा तो क्या आ जाएगा 12C12, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया 27 और ये 1 हो जाएगा, 4 की पावर 4 256। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3, 7 और 1 8 और ये 2। तो P प्लस Q मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस 283। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा 283 आएगा। तो चेक कर लेते हैं बच्चों 283 है कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास 283 हमारे पास सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। f0 इक्वल टू -6 है और f1 इज इक्वल टू पूछ रहा है। तो बच्चों सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, हमारे पास x की पावर 1/4 को हम क्या रख लेते हैं, t रख लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं तो t की पावर 4 हो गया। dx की वैल्यू निकालनी है तो इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं fx में, जो इंटीग्रेशन दे रखे हैं हमारे को। ये आ गया हमारे पास, dx की वैल्यू क्या आ गई 4t³ dt और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास t 1 + t। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो t से t कट गया, 4t² आ गया, 4 बाहर आ गया और इधर dt आ गया, इधर बच गया 1 + t। पावर ऊपर की ज़्यादा है, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होती है तो डिवाइड कर देते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं हम। तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया और इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग करूँगा तो इधर आ जाएगा t - 1 + 1/t + 1 dt। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास 4t² / 2 - t + ln t + 1, ये आ गया। और प्लस साथ में क्या आ जाएगा c। तो fx क्या आ गया हमारे पास, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। fx क्या है हमारे पास, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर 1/4। तो यह आ गया √x / 2 - x की पावर 1/4 + ln x की पावर 1/4 + 1 + c। बच्चों हमारे को c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, x की वैल्यू 0 रखने पर -6 मिल रहा है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू क्या मिल रही है -6। तो ये -6 किसके बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखा, 0 0, ये 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई -6। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 0 आ गई। तो 4 √x / 2 - x + ln x की पावर 1/4 + 1, ये आ गया। c 0 आ चुका है अपने पास। अब हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, f1 यानी x = 1 हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें x = 1 पुट किया यानी f1 निकाल रहे हैं। तो 4 1/2 - 1 + ln 2। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये -½ हो जाएगा तो -2 हो गया प्लस ln 2 × 4 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। इसको अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास -½ आ गया और -2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास
किस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। साथ में हमारे पास वैल्यू थी, इसमें -6 था, ये सी की वैल्यू मैंने -6 यहाँ नहीं लिखी है, तो सी की वैल्यू -6 थी, ये -6 आ गया और ये -6 आ गया, ये यहाँ पर -6 कर देते हैं। ये आ गया, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 हमारे पास दे रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एफ कोई रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस है। जी एक्स की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है, लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है। जी एक्स क्यूब ये दे रखा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है सिग्मा ऑफ एफ आर क्यूब की। तो देखते हैं भाई, यहाँ से अगर हम देखें तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम लेबनिज थ्योरम का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करें, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो इसका पहले इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स, एफ एक्स, टी की जगह मैं अपर लिमिट पुट कर दूंगा एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं अपर लिमिट का, यानी 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 इंटू एफ 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो गई। तो बच्चों जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन एक्स, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जी एक्स क्यूब की वैल्यू दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है, तो एक्स क्यूब की, अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, देखें एक्स से रिप्लेस करूंगा यानी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, पावर 1/3 रख दी, तो एक्स की पावर 1/3 रखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा और ये 1/3। जी एक्स हमारे को दे रखा है और जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 4/3। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर देते हैं, तो पूरा ये x से डिवाइड भी हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 + 7/3 x की पावर 1/3। ये हमारे पास एफ एक्स बच गया। अब हमको निकालना क्या है, सिग्मा r = 1 से 15 तक एफ आर क्यूब। एफ एक्स हमारे पास ये है, अगर x को मैं आर क्यूब से रिप्लेस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 + 7/3 r, और r = 1 से हमारे क्या है 15 तक है, तो सिग्मा 2 अगर 15 बार जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 30। इसका सिग्मा करेंगे, सिग्मा को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो सिग्मा r हम जानते हैं 1 to 15 में क्या होगा, n × n + 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 × 16/2, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 30, ये हमारे पास आ गया 5, ये आ गया 8, 40 हो गया, 40 को यानी 280, तो आंसर कितना आ गया 310। क्या 310 हमारे पास है, हाँ बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 6 पर। बैग B1 कंटेन 6 वाइट एंड 4 ब्लू, 3 बैग दे रखे हैं B1 और B2 B3, तो B1 में कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, B1 में 6 वाइट हैं और 4 ब्लू हैं, B2 में कितनी हैं 4 वाइट हैं और 6 ब्लू हैं, B3 में कितनी हैं 5 वाइट हैं 5 ब्लू बॉल्स हैं। वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, पहला बैग हमारे पास सेलेक्ट किया गया है रैंडमली, फिर कोई पहला नहीं है, कोई सा भी बैग सेलेक्ट किया, वन ऑफ द बैग है, फिर हमारे को उसमें से एक बॉल निकाली गई है, हमारे को दे रखा है इफ़ द बॉल इज़ वाइट, यानी अगर बॉल वाइट है तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग B2 की बॉल, तो वो बॉल बैग में B2 में से आई है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत करते हैं क्लास में, कई बार पहले भी आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमारे को कैसे पता लगेगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसने जो बाद वाली घटना है, पहली घटना क्या है हमारे पास, बैग को सेलेक्ट करना, दूसरी घटना हमारे पास क्या है उसमें से बॉल निकालना, दूसरी घटना की उसने प्रोबेबिलिटी वो घटना बता रखी है कि वो वाइट आ रही है, और पहले वाले के पूछ रहा है कि वो बैग 2 से निकाली गई है, तो इसलिए
हमारे को पता लग रहा है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया है कि जो वाइट बॉल आई है ये हमको गिवन है और ये बैग 2 में से आई है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वाइट वाले को हमको गिवन है तो वाइट बॉल आने की यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और फिर हमें ये निकालना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं अपन कि अगर बैग 1 को चूज़ किया गया है तो 1 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3 ही बैग है हमारे पास, तीनों बैग कॉमन तो नहीं, एक ही बैग चूज़ करना है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है क्योंकि 3 के अलावा कोई चौथा बैग है नहीं। तो इन तीनों में से कोई एक बैग आएगा तो एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो पहले बैग को हमने चूज़ किया 1/3 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। इसमें से वाइट बॉल निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6/10। अगर बैग 2 को चूज़ किया गया है तो 1/3। उसमें से वाइट बॉल निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे, वाइट बॉल कितनी थी इसमें हमारे पास 4 वाइट बॉल थी तो 4/10। और ऐसे ही बैग 3 चूज़ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और उसमें से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/10। और ये वैल्यू अपने पास ऊपर आ जाएगी। तो अपने पास फार्मूला क्या था, ये PW गिवन था तो हमारे पास ये था B2 और वाइट आना है। हमें ये पूछा गया है कि जो वाइट बॉल आई है वो बैग 2 से आई है। तो पहले ऊपर क्या लिखेंगे अपन, अगर हमको लिखना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो वाइट बॉल आई है वो किस में से आई है, बैग 2 में से आई है। तो बैग 2 चूज किया गया होगा जब तो आई होगी, वाइट बॉल निकालना बैग 2 में से, ये हमारे को निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे पास था। तो इस वाले इवेंट को हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/3 × 4/10। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो ये 30 तो कॉमन लेके कट जाएगा तो 4/15 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। 2 कर्व दे रखे हैं हमारे को, इसका एरिया निकालना है इन दोनों कर्व से बाउंड वाला। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। तो पहला कर्व दे रखा है हमारे को y² = 2x, जो कि एक पैराबोला होता है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो इसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो ये वाला बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, दूसरा कर्व दे रखा है x = 1/1 + y²। तो इसका हमारे को ग्राफ बनाना है। तो बच्चों अगर हम देखें, अगर y = 1/1 + x² है, इसका ग्राफ बनाना हमको आता है। अगर x = 0 है तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और जैसे जैसे x इन्फिनाइट की तरफ जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा, ऐसी माइनस, क्योंकि इवन फंक्शन है तो इस तरह से बनेगा। अगर मैं x और y को रिप्लेस कर दूं तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो x की जगह y और y की जगह x बनेंगे, तो इस तरह से ही बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। इसी को मैंने रिप्लेस कर दिया, x और y को इंटरचेंज किया, तो उस हिसाब से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ये दोनों ग्राफ कहाँ टकरा रहे हैं ये हमको देखना है, और ये हमारे पास एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिप बना लें। तो क्योंकि दोनों के दोनों जो ग्राफ हैं, फंक्शन है, वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, तो हम ये वाला ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन रही है, तो पहले तो हम ये देखें कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रही है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम y की लिमिट निकालेंगे, तो x की वैल्यू दोनों बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, y² है, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2/1 + y²। तो ये हमारे पास आ जाएगा y4 + y² - 2 = 0। तो y² की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, +-1। तो ये कहाँ तक जाएगा, y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये 1 तक जाएगी। तो y की वैल्यू ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये 1 तक जा रही है, y = 1 तक जाएगी। कहाँ से जाएगी, x एक्सिस से जा रही है, यानी 0 से जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया 0 से 1।
और 2 टाइम्स हमने कर दिया क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर होगा। हम स्ट्रिप में कैसे करते हैं, राइट वाला पहले ले लेते हैं। तो राइट वाला ग्राफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, और लेफ्ट वाले में x की वैल्यू क्या है, y² अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया dy। तो इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या आ गया ये, tan इनवर्स y, लिमिट लगा दी 0 से 1, -2 से 2 कट जाएगा, y³ अपॉन 3, लिमिट लगा देते हैं 0 से 1। तो बच्चों ये आ गया 2 इंटू π/4 -0 -1/3। तो हमारे पास आ गया π/2 -1/3। तो π/2 -1/3 ऑप्शन 1 हमारे पास आंसर आ गया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स है, ये दे रखा है मिड पॉइंट, और इसकी लेंथ हमको निकालनी है, और ये दे रखी है तो अल्फ़ा से कंपेयर करके हमें अल्फ़ा निकालना है। तो मिड पॉइंट कॉर्ड क्या होता है बच्चों, t = S1। तो t लिखा अपन ने √2x अपॉन 9 प्लस 4/3y अपॉन 4 -1, ये तो t हो गया बच्चों, ठीक है। अब S1 लिखते, तो S1 में क्या करते हैं अपन, ये पॉइंट लिख देते हैं, इस पर ये पुट कर देते हैं, x की जगह x कोऑर्डिनेट, तो 2/9 प्लस 16/9 और 1/4 भी है -1। तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसका एलसीएम वगैरह हम लेते हैं तो ये 4 से 4 कट गया, तो √2x अपॉन हम 9 ले रहे हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 9 एलसीएम ले लिया, प्लस 3y, -1 से -1 कट जाएगा, यहाँ पर भी हम 9 एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 से कट गया तो कितना आ गया 6, 9 से 9 कट गया बच्चों, तो √2x प्लस 3y = 6, ठीक है। इसमें अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये इलिप्स है और ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड इसको x1 y1 x2 y2 पर कट कर रही है। तो हमें ये जो पॉइंट है x1 y1 ये इस लाइन पर भी होगा, तो लाइन पर भी होगा तो ये इसको x1 और y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 दोनों और x2 y2 दोनों जो पॉइंट है वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनको बच्चों हम घटा देते हैं, घटाने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं √2x1 -x2 प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो y1 -y2 = 0 आ गया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हमारे को x1 -x2 की जो वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमारे को ये लाइन को इस कर्व के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ से लाइन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 -3y अपॉन √2, ये हमारे पास x आ गया। तो x के साथ इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ इलिप्स में, तो ये क्या आ जाएगा 3 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आके स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, 2 - y² अपॉन 2 इंटू 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, प्लस y² अपॉन 4 = 1। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ गया 2 - y² प्लस y² = 4। तो ये बच्चों कितना आ गया 8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y² है तो ये 2y² हो गया, माइनस का 8y आएगा प्लस y² आएगा = 4 आएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या आ गई 2y² और एक ये 3 हो जाएगा, 2y² प्लस y² माइनस 8y प्लस 4 = 0। तो यहाँ से बच्चों 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 6,2 इसके फैक्टर कर देंगे, और एक आ जाएगा हमारे पास 2/3।
तो हमारे पास बच्चों हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y1 माइनस y2, ये इसके बीच की लेंथ निकालनी, तो उसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ ये आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। अब हम अगर पीछे देखें तो हमारे पास y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा, अगर 2 माइनस 2/3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे, ये जो हमने रिलेशन बनाया था ये वाला, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो √2 है प्लस 3 है, ये हमारे पास दे रखा है √2 हमारे पास क्या था, y1 और y2 2 और 2/3, तो 2 और 2/3 है तो 2 माइनस 2/3 ये आ गया, और इसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे x1 माइनस x2 की। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 4, तो x1 माइनस x2 क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 6 माइनस 2 माइनस का 4 अपॉन √2। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16/2, और वो हो जाएगा हमारे पास y1 माइनस y2 क्या था अपने पास 4/3 यानी 16/9, ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 आ गया, ये 72 हो गया, तो 88/9 आ गया, और ये 9 नहीं आएगा, थोड़ा सा अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 16, ये 8 आ गया, 8 इंटू 9 72, और ये वही आ जाएगा 88/9। बच्चों हमको क्या गिवन है ये चेक कर लेते हैं हम। हमको गिवन है 2√α/3, ये वैल्यू किसके बराबर है, 2√α/3, तो ये 3 से ये √9 है, कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√22 लिख सकते हैं, 4 कॉमन निकाल लिया, बाहर आकर 2 हो जाएगा, 2√α, तो 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 22। क्या अल्फा की वैल्यू 22 गिवन है, हमको चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, 22 फर्स्ट ऑप्शन है, और फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर हो गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, लेस देन और इक्वल टू x दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, द डोमेन ऑफ f(x) हमारे को निकालना है। तो सीकेंट इनवर्स का डोमेन निकालना है बच्चों। हम जानते हैं सीकेंट इनवर्स, जिसका भी सीकेंट इनवर्स लेते हैं जिस वैल्यू का, वो हमारे पास 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए डोमेन के लिए, और -1 या -1 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, एक बार इसको 1 या 1 से बड़ा कर दिया, और एक बार क्या कर दिया, -1 से छोटा कर देंगे या बराबर कर देंगे, और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, यूनियन, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया। किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा होता है, यानी ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है इंटीजर में, 0, 1, 2, 3। अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1, 1 होगा तो 1 से 2 ओपन, 2 होगा तो 2 से 3 ओपन। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनाइट। और यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -1, ये -2 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या -1 से छोटा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, -2 या -3 या डैश। तो -1 कब होगी, जब 0 ओपन से -1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ से 0 ओपन। इन दोनों का हमको क्या लेना है, यूनियन। तो हमारे पास 0 से इन्फिनाइट हो गया, -∞ से 0 हो गया, यहाँ 0 इंक्लूड है, तो पूरा का पूरा x बिलोंग्स टू क्या आ गया, r आ गया। डोमेन हमारा r आ गया, यानी -∞ से +∞। तो ऑप्शन 2 बच्चों यहाँ पर गिवन है, -∞ से +∞, जो कि हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है,
इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द ए, कोई वेक्टर है ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी, ए के अलोंग लेना है और परपेंडिकुलर टू बी लेना है, मतलब बी के अलोंग में लेना है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है ए के लिए। वो हमारे को ये दे रखा है और ये दे रखा है, और ए का जिसका हमको लेना है अलोंग में और परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से हमको अल्फा बीटा और गामा इनके स्क्वायर निकालने हैं। तो हमने मान लिया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये वेक्टर ए मान लिया जो दे रखा है हमारे पास, ये वेक्टर बी मान लिया। बी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है 3i प्लस जे माइनस के, ठीक है, ये बी वेक्टर दे रखा है। तो बी के अलोंग, इस वेक्टर का बी के अलोंग ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये ए सी जो है हमारे पास वेक्टर ए सी, ये दे रखा है हमारे को अलोंग वाला 16/11 3i प्लस जे माइनस के, और हमारे पास बी सी इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास सी बी हो जाएगा। तो सी बी हमारे पास क्या दे रखा है, ये ए सी है और ये सी बी हमारे पास दे रखा है 1/11 माइनस 4i माइनस 5j माइनस 17k। हमें बच्चों निकालना है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए सीधा सीधा दिख रहा है कि ए सी ये है और सी बी ये है, तो ए सी प्लस सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा। तो यानी इसको और इसको जोड़ना है बस। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, इन दोनों को जोड़ा, दोनों में 1/11 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ रहा है 48i और इसमें से माइनस हो रहा है तो ये 44i हो गया। यहाँ आ रहा है 16j और यहाँ आ रहा है माइनस का 5, तो 16 में से 5 गया तो हमारे पास 11 बचेगा, तो ये हमारे पास 11 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 11j बच जाएगा। फिर हमारे पास है ये माइनस का 16k और यहाँ पर है माइनस का 17, तो ये बचेगा माइनस का 33k। ये बच्चों आ गया वेक्टर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 4i माइनस जे माइनस 3k। अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -3। हमसे पूछा क्या गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो 16 और 1 17, 17 और 9 26 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। क्या 26 हमारे पास इसका आंसर दे रखा है, ये दे रखा है 4th ऑप्शन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन अपने पास 10 था। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। लेट ए पी एक और मैट्रिक्स दे रखा है, थीटा पॉजिटिव दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है पी ए पी ट्रांसपोज, सी एक मैट्रिक्स दे रखा है पी ट्रांसपोज बी की पावर 10 पी, और इस तरह से हमारे पास सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी निकालना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले सी को लिखते हैं। तो सी हमारे पास क्या आ रहा है पी टी बी की पावर 10 पी, और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है पी ए टी, तो इसको अगर मैं कितनी बार लिखना है b को 10 बार, तो पी ए पी टी फिर पी ए पी टी ऐसे करके 10 बार लिखना है। पी ए पी टी फिर लास्ट में हमारे पास वापस p है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, जेई मेन में भी कई बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और अपनी शीट्स वगैरह में भी दे रखा है, तो उसको आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पी टी पी पहले, तो इसको अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये आ जाएगा पी टी पी, फिर ए आ जाएगा, फिर पी टी पी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, पी टी पी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और फिर लास्ट में भी पी टी पी आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ब्रैकेट को मैंने हम आगे पीछे कर सकते हैं, टर्म्स को उसी सीक्वेंस में रखा है, ठीक है।
अब पी टी पी की वैल्यू निकालें। पी हमारे पास ये दे रखा है, तो अगर हमारे पास पी टी पी की वैल्यू निकालें तो पी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया। और P कितना आ गया हमारे पास, P तो दे ही रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच्चों दे रखा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, माइनस में आ रहा है, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही अपन इसको बात करेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है जो कि 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि पी टी इंटू पी कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आई। तो ये सब आई बन गए, आई ए आई ए आई ए। तो आई से मल्टीप्लाई होके ए वापस ए ही हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्वियसली ए की पावर 10। अब ए की पावर 10 है, यानी हमारा पास जो आंसर है वो इसका ए की पावर 10 है, और हमें इसी के सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स निकालने। तो हम कब निकाल पाएंगे, जब पहले ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, फिर ए क्यूब निकाल के देख लेंगे। तो ए स्क्वायर निकाल के देखा तो ए स्क्वायर में हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1/√2, 0 -2 1, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों क्या आ रहा है, 1/2 आ गया प्लस 0 आ गया। इधर करेंगे तो ये वाला 0 आ गया, 1/2 आ गया और ये 0 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली रो से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/√2 है तो ये माइनस का √2 आ गया और माइनस का 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो बच्चों ये आ गया ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं ए क्यूब निकालूं तो ए क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को, ये जो कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ये आ गया हमारे पास 1/√2, 0 -2 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/√2 का क्यूब हो गया ये, प्लस 0 हो गया। इस वाली सेकंड वाली रो को करेंगे तो 0 प्लस 0, तो ये 0 ही आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस वाली से, तो ये कितना आ जाएगा -1। ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये जो भी आएगा उसका कोई खास हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें किसका लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम लेना है, ट्रेस का लेना है। हमारे पास क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि ट्रेस होता है। तो ये जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। फिर ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो बच्चों अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए में पहला एलिमेंट 1/√2 था, ए स्क्वायर में पहला एलिमेंट 1/√2 का स्क्वायर हो गया, 1/2 आ गया, और ए क्यूब में 1/√2 का क्यूब आ गया। हमें इन दोनों के एलिमेंट का सम चाहिए। तो ए 10 में पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1/√2 का पावर 10। फिर ये वाला एलिमेंट 1 आ जाएगा। ये एलिमेंट कुछ भी आए कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, सीक्वेंस ये वैसे 0 आ रहा है हमेशा, ये वाला 0 आ रहा है, ये कुछ अलग आएगा हर बार, लेकिन ये और ये फिक्स होंगे, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें सी के एलिमेंट्स का सम चाहिए डायगोनल्स का। तो इसका सम कितना हो गया, m/n, ये हो गया 1/32। ठीक है, डायगोनल का सम हमारे को m+n चाहिए, सॉरी। तो पहले हम m+n निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास m+n क्या आ गया, तो m+n क्या आ जाएगा, 1/32, 1/√2 की पावर 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/32 प्लस 1, ये आ जाएगा 33/32। तो इन दोनों का हमारे पास m+n आ गया। हमसे पूछा क्या है कि जो एलिमेंट ऑफ द सम है वो कितना आ रहा है, m/n आ रहा है। सॉरी, ये अपने पास m/n था बच्चों, है ना, मैंने सम नहीं पूछा था, m/n पूछा है उसने, पूछ सम रहा है, निकाला हमने m/n है, डायगोनल्स के एलिमेंट का सम, वो आ गया 33/32। दोनों का इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। और हमसे अब पूछ क्या आ रहा है, m+n। तो m+n कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 65। ये हमारे पास
आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारे पास सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी कई बार आ चुका है, जेई मेन में भी आया था, पहले भी एडवांस में भी आ चुका है, तो ये बराबर दे रखा है। तो बच्चों ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, किसी भी तरह की सीरीज आती है जिसका फार्मूला अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं, शीट वगैरह में भी दे रखे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें इस पर, इसको मैंने मान लिया AR-1, इस एंगल को मैंने मान लिया, और इस एंगल को मैंने मान लिया AR। तो बच्चों अगर हम देखें कि AR-1 क्या हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इसमें से इसको घटाया तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो π/6 आ जाएगा। π/4 से π/4 कट जाएगा, r π/6 कट जाएगा, माइनस का π/6 है जो बाहर माइनस की वजह से प्लस π/6 है, यानी ये कांस्टेंट आ रहा है, ये r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब r पर डिपेंड नहीं करता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, तो बच्चों वो क्या होता है AP में। इसका मतलब है जो एंगल दे रखे हैं वो हमारे पास r = 1 से लेकर 13 के लिए ये हमारे पास AP में दे रखे हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, तो r = 1 से 13 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन AR-1 साइन AR। इसको मैं सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर साइन AR यानी साइन A-B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन AR-1, और नीचे भी आ जाएगा साइन AR इंटू साइन AR-1। ठीक है, ये AR-1 मैंने यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, π/6, यानी साइन π/6 से मैंने इफेक्टिवली मल्टीप्लाई किया है, तो साइन π/6 से मैं डिवाइड भी करूंगा बैलेंस करने के लिए। अब इसमें साइन A-B का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यह हो गया 2, ये 1/2 हो गया, ऊपर जाके 2 हो गया, सिग्मा साइन AR कॉस AR-1 माइनस कॉस AR साइन AR-1 अपॉन साइन AR-1 साइन AR। अलग अलग कर रहा हूं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर बच्चों मैंने अलग अलग कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां पर अब अगर हम देखें तो ये कट गया, यहां पर हम देखें तो ये कट गया, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 2 सिग्मा, ये क्या बच गया हमारे पास, कॉट बच गया, कॉट AR-1 और माइनस कॉट AR, यहां बच गया कॉट AR। इसका सम हमारे को दे रखा है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 से लेकर 13 तक, वो हमारे को ये दे रखा है। तो अगर हम एक्सपेंड करते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं r की जगह क्या रखूं, 1 से 13 तक रखना है मेरे को, 1 रखूंगा तो ये A0 आएगा, ये कॉट A1 आ जाएगा, A0 माइनस कॉट A1, फिर 2 रखूंगा r की जगह, तो ये आ जाएगा कॉट A1 माइनस कॉट A2, और ऐसे ही अगर मैं 13 रखूंगा तो ये आएगा कॉट A12 माइनस कॉट A13, ये आ जाएगा। बच्चों देख रहे हैं, सीधा सीधा दिख रहा है, कट रहा है सब, ये कट जाएगा सब, बचेगा क्या, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो हमारे पास आंसर आ रहा है कॉट A0 माइनस कॉट A13। अब इनकी वैल्यू रखूं, मैंने AR किसको माना था, इसको माना था, या AR-1 से कर लो, तो A0 कब आएगा, जब R की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये आ गया कॉट π/4 माइनस A13 के आगे R की जगह 13 रख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2π प्लस π/6, 2π को हम 0 मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट π/4 प्लस, अभी मैं 13 लिख देता हूँ भले ही, तो 13π/6, तो 13π/6 को अपन डिवाइड करेंगे तो 2π प्लस π/6 आएगा, तो 2π को तो 0 मान लेते हैं, तो π/6 प्लस π/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 45 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा।
और कॉट 75 डिग्री की वैल्यू हम निकालना जानते हैं और हमको मालूम भी है, ये 1 है। कॉट 75 डिग्री कितना होता है बच्चों? 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? -2 आ जाएगा और प्लस का 2 रूट 3, ये आ जाएगी वैल्यू। इसको इससे कंपेयर करेंगे बच्चों तो a की वैल्यू -2 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, सॉरी b की वैल्यू -2 आ रही है और a की वैल्यू 2 आ रही है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 मेरे पास ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 13, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास स्मॉल f2 1 दे रखा है और कैपिटल fx की वैल्यू दे रखी है x इंटू एफ एक्स। x बिलोंग्स टू r दे रखा है, 0 से 2 है, x f डैश ये दे रखा है और ये दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, 0 से 2 x कैपिटल f डैश x dx, इसकी वैल्यू दे रखी है 6। तो इसका हम बाई पार्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लिया x को और f डैश x को सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया तो fx हो जाएगा, f डैश का इंटीग्रेशन, ये लिमिट लगा दी 0 से 2, फिर इसको -0 से 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे fx आएगा, dx इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2f2, अपर लिमिट रख दी, -0 किया तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये -0 से 2 fx dx इक्वल टू 6। इसी की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों ये वाला, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। ये f2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास f2 की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू कैपिटल fx की वैल्यू ये दे रखी है, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 स्मॉल f2 -6 हो जाएगा, 0 से 2 fx कैपिटल वाला dx। तो f2 की वैल्यू बच्चों दे रखी है, स्मॉल f2 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये 4 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास fx की वैल्यू 0 से 2 dx की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब बच्चों हमारे को क्या दे रखा है? एक और इक्वेशन दे रखी है 0 से 2, ये वाली। तो इसका भी अगर मैं बाई पार्ट से करूं, इसका भी अगर हम बाई पार्ट से अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना तो इसको एज इट इज रखा, इसका इंटीग्रेशन किया 0 से 2 -0 से 2 में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे f डैश x, ये बच्चों दे रखा है 40। इसकी लिमिट रख देते हैं, तो ये 2 आ गया, तो 4f डैश 2, 0 रखा तो 0 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, 2 को बाहर रख लेते हैं, 0 से 2 x, ये 2 को मैं बाहर ले आया। ठीक है, अब बच्चों ये x f डैश x की वैल्यू तो पहले से ही दे रखी है हमको 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 12 और उधर जाके क्या हो जाएगा? 52। तो 4f डैश 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52। ये दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा था? 6, तो 2 इंटू 6 12 और उधर जाके 40 है, तो ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 52। तो f डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब हमारे से जो पूछा गया f डैश 2, एक तो हमारे से पूछा गया f डैश 2 जो कि हमने 13 निकाल लिया, ये आ गया 13, और ये 0 से 2 fx की वैल्यू पूछा था, ग्रेटर वाला जो कैपिटल fx था -2, तो ये -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो 11 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो 14 पर आते हैं हम। लेट ए बी सी बी द 3 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन हुज पोजिशन वेक्टर आर गिवन बाई √3 आयोटा आई प्लस जे कैप आई कैप प्लस √3 जे कैप और ए आई कैप वगैरह दे रखा है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, ओ ए की बात कर रहा है, तो ओ ए वेक्टर यही हो जाएगा और ओ बी ये हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, जो कि 9/√2 दे रखी है, किससे? देन द सम ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है?
C from the line bisecting the angle bisector if the distance of the point C। तो बच्चों अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस क्वेश्चन में, 3D का क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर K कैप है ही नहीं, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी K कैप नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो पूरे के पूरा क्वेश्चन को हम 2D यानी XY प्लेन में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लाइन के हिसाब से ही सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं एक 2D प्लेन के हिसाब से बनाऊँ तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये पॉइंट A है, पॉइंट A क्या दे रखा है √3i प्लस जे, तो ये मान लिया √3i प्लस जे। फिर B क्या दे रखा है i प्लस √3, तो ये i प्लस √3j कैप दे रखा है, तो ये O है। तो ये वाला अगर हम देखें ये पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3, 1 XY प्लेन में, इसको 1, √3 लिख सकते हैं। तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है इस लाइन का, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो ये 60 डिग्री आ रहा है। तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या बोल रहा है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स OA और OB के बीच में जो वेक्टर होगा वो ये होगा इनका एंगल बाइसेक्टर, ये वाला वेक्टर। और ये हमारे को दिख रहा है 30 और ये 40 60 बना रहा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितना बनाएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बनाएगा। और ओरिजिन से जा रहा है ये 45 डिग्री, यानी स्लोप 1 हो गया, और ओरिजिन से जा रहा है तो यानी लाइन क्या हो गई y = x, जिसको हम x - y भी लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो हमारे पास x - y = 0 दे रखा है, x - y 0 दे रखा है, ठीक है। अब इसकी जो इस पॉइंट से A कॉमा, ये पॉइंट क्या है A कॉमा, इससे जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमारे को 9/√2 दे रखी है एंगल बाइसेक्टर से। तो सारी पॉसिबल वैल्यू हमको A की निकालनी है। तो A - 1 - A, इसका मॉड ले लेंगे, ये हमको दे रखा है 9/√2। तो √2 से √2 कट गया, ये आ गया हमारे पास 2A - 1, मॉड हटाऊंगा तो +-9 आएगा। तो A की वैल्यू क्या आएगी, अगर +9 लूँगा तो 5 आ जाएगी, -9 लूँगा तो -4 आ जाएगी। तो A की हमारे से पूछ रहा है देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A, तो इन दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ का सम कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये था 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं। ये हमारे पास दे रखा है R है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 का, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का है, और इस रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों क्लास में पढ़ाया जाता है कि इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई करता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है 1 ± x⁴n होता है। कोई भी पॉलिनोमियल इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराता है, अपन प्रूफ भी करते हैं क्लास में। तो अभी इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 + x², लेकिन उसने बोला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल आ रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो प्लस वाला भी हो सकता है और 1 - x² होता है। अब इसमें से हमको डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो फंक्शन जो पॉलिनोमियल है हमारे पास डिफाइन है, उसकी जो कोडोमेन है -∞ से 1 है। इसकी जो कोडोमेन है यानी इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 1 से ∞, -1 से 1 तो आएगी नहीं, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉलिनोमियल पॉसिबल है। तो हमारे पास fk की वैल्यू हमारे को साथ में दे रखी है, जो पॉलिनोमियल है fk और -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। तो fk क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है -2k के साथ। तो fk क्या हो जाएगा, हमने कौन सा लिया है 1 - k² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा k² -2k -1 = 0। देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल, तो यानी α² क्वाड्रेटिक है, 2 रूट हैं, अल्फा बीटा मान लिए, तो ये पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास 2 आ गया, तो 4 हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ ये आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 6। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, 4th ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, लेकिन आयोटा वगैरह इन्वॉल्व है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से बोल सकते हैं। अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और द रूट्स, इक्वेशन में भी आयोटा इन्वॉल्व है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इसके जो कॉफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉफिशिएंट तो जो रूट्स होते हैं वो पेयर में आएंगे, इमेजिनरी रूट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। वो कब होता है? जब कॉफिशिएंट्स रियल होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भी सीधा सीधा। तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्या होता है हमारे पास? माइनस बी फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये खुद माइनस है, तो 4 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, x की जो दो वैल्यू आ रही है देख लेते हैं क्या आएगी। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 9 और माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि 4 आयोटा स्क्वायर प्लस का आएगा जो कि माइनस का हो जाएगा। तो 9 और माइनस 4 5 हो गया, 5 में ये माइनस का 8 हो जाएगा तो ये -3 बचेगा। अब आयोटा वाली टर्म देख लेते हैं, यहाँ 8 आयोटा आ रहा है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आयोटा माइनस का, तो माइनस का 4 आयोटा। बच्चों ये स्क्वायर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो यानी इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हमने मान लिया इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, a प्लस आयोटा b। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है तो माइनस b स्क्वायर बचेगा, प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करें रियल पार्ट को रियल पार्ट से, यानी -3 किसके बराबर हो जाएगा और 2ab किसके बराबर हो जाएगा। बच्चों ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो ध्यान रखना है, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा और अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालना क्लास में किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हम कर रहे हैं। टू ए बी का यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर यानी ये 9 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया यानी 16 आ गया, यानी ये 5 आ गया। ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर की, तो जो कि 2 आ गई तो a की वैल्यू क्या हो गई +-1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू, अगर a स्क्वायर की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा तो ये b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। अगर a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रख दी है 1 रख दी है, तो 1 रखने पर क्या आ जाएगा -4, तो ये 2 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और वो भी प्लस माइनस में। तो हमारे पास a की वैल्यू, हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि a इंटू बी नेगेटिव आ रहा है, तो a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा और a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा। इस तरह से हमारे पास आएगा। तो अगर a को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो b क्या आएगा 2 आयोटा या 1 - 2 आयोटा। तो इसकी जो दो वैल्यू अपने आप ये आ जाएगी, तो एक में प्लस में लिखना है, प्लस माइनस हमने पहले ही लगा रखा है तो ये आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर हम प्लस लेते हैं तो -3 + 1 यानी -2 हो जाएगा और प्लस ले रहे हैं तो इधर +2 आयोटा हो रहा है उधर -2, तो वो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, -1 आ जाएगा। और अगर माइनस लेते हैं तो ये -4 हो जाएगा और माइनस है तो ये प्लस का 2 आयोटा और ये भी प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा अपॉन 2, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। हमें एक रूट दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सिमेट्रिक है दोनों, अल्फा रियल पार्ट और ये पूछ रहा है तो किसी को भी हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले सकते हैं और किसी को भी हम गामा प्लस आयोटा डेल्टा ले सकते हैं।
तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 0 आयोटा, और इसको हमने क्या लिख दिया इस तरह से -2 + 2 आयोटा। तो अल्फा इंटू, अगर हम बात करें इसको लिखा इन दोनों का प्रोडक्ट रियल पार्ट को किया तो -1 और -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास -1 और -2 2 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। तो आंसर 2 आ रहा है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, ठीक है। हाँ बच्चों 17 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। एक दे रखी है हमारे पास -x + 2y, और दूसरी दे रखी है x + y = 4। इफ़ m इज़ द स्लोप ऑफ द थर्ड साइड, अगर m इसका स्लोप है ये वाला, तो वो स्लोप थर्ड साइड, हमारे पास ट्रायंगल दो तरह से बन सकते हैं, एक यहाँ भी बनता है कि इधर भी बन सकता है, इधर भी और इधर भी, 4 तरीके से टोटल बन सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, देन द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m। तो 2 स्लोप आएंगे, एक इधर वाला और एक वर्टिकल वाला आएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट पूछता तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे -1, ठीक है। तो सम ऑफ द स्लोप उसने पूछा है, तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों लाइन का मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लूं, तो वो दोनों लाइन इस वाला जो ओरिजिन से जाती है, क्योंकि हमारे को सम ऑफ स्लोप निकालना है, इक्वेशन नहीं निकालनी है, स्लोप्स का सम निकालना है, तो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसके पैरेलल ये लाइन हो गई और इसके पैरेलल ये लाइन हो गई, तो ये जो कि ओरिजिन से जा रही है, तो ये कौन सी लाइन होगी जो ओरिजिन से जा रही होगी, और ये कौन सी लाइन हो जाएगी x + y = 0, ठीक है। इसका पेयर ऑफ लाइन बना लें हम, तो पेयर ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों क्या आ गया, -x², फिर 2xy और माइनस, तो प्लस का xy आ जाएगा, फिर प्लस का 2y² आ जाएगा। बच्चों इसके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला जो ओरिजिन से जा रहा होगा। वो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल ही जो लाइन होगी वो इसकी थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, आइसोसेलेस बनाने के लिए। तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर x² - y² a - b, ये लिख लेते हैं। तो a कितना है हमारे पास -1, b कितना है माइनस का प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा, h कितना है हमारे पास, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 2h होता है, तो ये 1/2 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ गया। इन्हीं में दो लाइन है, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी इसके हिसाब से, और इसी के पैरेलल लाइंस का स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो पैरेलल लाइन में सेम ही होता है, तो यानी इसका सम ऑफ स्लोप चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हो जाएगा, तो 6xy हो जाएगा। तो ये आ गया x² माइनस प्लस का हो जाएगा 6xy। यहाँ पर इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि स्लोप का सम बताओ। तो बच्चों हम जानते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप का सम कितना होता है, -2h अपॉन b। तो यहाँ -2h कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, और b कितना हो गया, -1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, 4th ऑप्शन। तो बच्चों इससे हमने इजीली निकाल लिया, अदरवाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद टफ हो सकती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17 पर। फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n इफ 4an, ये दे रखा है हमको, और sn की वैल्यू पूछ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/ak। तो 1k यानी an क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, अपॉन 4। हमसे पूछ रहा है Sn, तो Sn क्या दे रखा है हमें, सिग्मा k = 1 से n 1/ak। 1/ak करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ak बोला है तो अपन k लिख लेते हैं, अदरवाइज वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे लिमिट उसकी लगा देंगे, लेकिन जो लिखा है अपन उसी हिसाब से कर लेते हैं। k आ गया
ये लिख दिया अपन ने। तो k+2 और k+3 आ गया। इसका हमें सम निकालना है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो बच्चों इसको हम वीएन मेथड से करें तो वीएन मेथड में हमारे पास क्या करते हैं, इसको दो के डिफरेंस के फॉर्म में लेके वीएन मेथड भी बोल सकते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो 4 है, इसको मैं k+3 माइनस k+2 लिख सकता हूँ और अलग अलग कर सकता हूँ। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अफेक्टिवली किससे मल्टीप्लाई किया, k से k कट गया, 3 - 2 1, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 से ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अलग अलग करें डिनोमिनेटर को, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, 4 को बाहर ले आते हैं, 1/k+2 माइनस 1/k+3। हमारे को कहाँ से कहाँ ले जाना है, n तक ले जाना है। तो k = 1 से n तक ले जाना है। तो इसका एक्सपेंड कर देते हैं हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रखा तो 1/3 और उधर क्या आ जाएगा 1/4, फिर 2 रखा तो 1/4 5, फिर हमने रखा n तो 1/n+2 1/n+3, ये आ गया बच्चों। तो देखो कैंसिल हो रहा है सब, ये सब कैंसिल हो गया, बच क्या गया n+3 - 3/n+3 इंटू 3, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बच गया 4n/3 n+3, ये SN आ गया। हमसे पूछा क्या गया है 507 S2025, तो n की जगह 2025 रख देते हैं, तो ये कितना आ गया 4 × 2025, साथ में 507 भी है, और n की जगह अपन ने 2025 रखा, तो ये 3 × 2028 आ जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये कितनी बार कट गया, 4 बार, और ये भी 4 बार आ गया, और ये कितनी बार कट गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 675 बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ओके, क्वेश्चन 19 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f हमारे पास दे रखा है, fx = ये दे रखा है, और g दे रखा है 0 से इन्फिनाइट b भी डिफाइंड, gx = ये है इफ बोथ द फंक्शंस आर ऑन टू फंक्शन है बच्चों। तो मतलब a और b क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, जो कोडोमेन है a और b वो रेंज हो जाएंगे। फिर हमारे को दे रखा है S कोई सेट है जिसमें x नाम टाइप के एलिमेंट है, और x क्या a में बिलोंग कर रहा है या x b में, यानी यूनियन निकालना है a और b का। ठीक है, देन n नंबर ऑफ s इज द इक्वल टू। अच्छा, तो देखते हैं बच्चों, तो पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं, इसकी रेंज ही कोडोमेन बन जाएगी। तो f' x किया तो 6x² 30x + 36। रेंज निकालने के लिए हम डेरिवेटिव वाला मेथड यूज कर रहे हैं। 6 कॉमन आ गया, 5x हो जाएगा, तो x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। f' का साइन सिस्टम बनाएंगे, तो यहाँ पर ये निकालना कहाँ से है, 0 से 3 पे है। तो 0 से 3 पे एक बार ये डिक्रीज भी हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो f0 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, f2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, f3 पर निकाल लेते हैं। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वहाँ से इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वहाँ तक हमारी रेंज आ जाएगी। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है हम चेक कर लेते हैं, 7। 2 पर कितना आ रहा है, 16 - 60 हो जाएगा ये, प्लस 72 + 7। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 28 35 आ गया। 3 पर चेक कर लेते हैं, तो 27 और 2 27 और 2 54 हो गया, -135 हो जाएगा, 9 × 15 प्लस 108 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा।
तो कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास 135 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54 और 135 है, तो पहले तो प्लस का ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास 162 हो गया, 169 में से हमने माइनस करना है। तो 169 माइनस 135, तो वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। तो बच्चों रेंज आ रही है 7 से लेकर 35। तो ये जो ए सेट है 7 क्लोज से लेकर 35 क्लोज आ गया, ठीक है। और इसने बोला है कि जो रेंज में जो एलिमेंट हैं वो हमारे को इसमें जो एलिमेंट लेने हैं ए के, वो इंटीजर लेने हैं। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर ए इंटीजर कितने हो जाएंगे, 35 में से 6 घटा देते हैं 29। जी एक्स एक और है हमारे पास, तो ये जी एक्स है, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन ये आ गया। बच्चों हमें इसकी निकालनी है 0 से इन्फिनाइट में, तो वही अपन जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स 2025 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसका दोबारा करेंगे तो 2025 एक्स की पावर 2024। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन सिस्टम बनाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है हमारे पास। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये 0 से इन्फिनाइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 0 पर वैल्यू देख लेते हैं भाई क्या आ रही है, 0 पर आ रही है 0, 1 माइनस 1, और 1 पर क्या आ रही है 1/2। तो इसका जो रेंज है यानी जो b आ जाएगा, क्योंकि ऑन टू है तो वो b हो जाएगा, b आ जाएगा 0 से 1 पर नहीं निकालना था हमें, इन्फिनाइट पर निकालना था। इन्फिनाइट पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 पर 0 आ गया और इन्फिनाइट पे निकालना था। तो ये इन्फिनाइट पे अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, नीचे इन्फिनाइट और 0 हो जाएगा तो ये 1 की तरफ टेंड करेगा, तो ये 1 ओपन आ जाएगा। तो इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं, एक ही इंटीजर आ रहा है, इंटीजर ही लेने हैं, 0 आ रहा है, 1 ओपन है। क्यों लेना है इंटीजर, क्योंकि इसने बोला है जो एस में जो एलिमेंट है वो ए और बी में कर रहे हैं लेकिन जेड है, तो इंटीजर है। तो इसमें अगर हम टोटल बात करें यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन क्या होता है 29 और 130 हो गया, और माइनस करना होता है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं अपन, ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें 29 आ गए, इसमें 1 आ गए, कॉमन कुछ आ रहा है क्या, इसकी जो रेंज थी हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास 7 to 35 थी, और इसकी रेंज में सिर्फ 0 आ रहा है एलिमेंट, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल टू 30 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आते हैं। हमारे पास एस सेट दे रखा है, वर्ड्स है, हमारे को गार्डन को अरेंज करना है, उसमें से कोई एक वर्ड चूज़ करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द सिलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वॉवल्स इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। तो वॉवल्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जब वॉवल्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। ठीक है, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, आउटकम फैक्टोरियल 6, हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है, उसमें से चूज़ करना है, और वॉवल्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होने चाहिए। तो हमारे पास 6 पोजीशन में से 2 वॉवल्स हैं, हमारे पास जो वॉवल हैं ए और ई है, तो इनको अरेंज करने के लिए हमारे को इनके लिए 2 चाहिए हमारे को पोजीशन। तो 6 में से कोई 2 पोजीशन चूज़ कर ली, सपोज करो ये वाली और ये वाली ले ली, ठीक है। तो इनमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, मतलब ए और ई को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं, यानी ए को पहले लिखेंगे और ई को बाद में। तो ए यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, अगर ये और ये पोजीशन ले होते तो ए यहाँ था और ई यहाँ था, यानी ए और ई को अरेंज करने का कितना तरीका हो गया 1, और बाकी के 4 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15
इंटू फैक्टोरियल 4, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 15 से 30 हो गया, तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पर। 21 में हमारे को दे रखा है ए और बी द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y+5 इक्वल टू 0 है एंड द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला। मतलब ए और बी किसके इंटरसेक्शन है, इस पैराबोला की जो मिरर इमेज है किस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है y+5 इक्वल टू 0 से। तो पहले तो हम मिरर इमेज निकालें। हमारे पास मान लिया ये कोई पैराबोला है, ये कोई लाइन है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इस पैराबोला पर जो हमारे पास y² इक्वल टू 4x है, अल्फ़ा बीटा कोई हमने पॉइंट ले लिया। अल्फ़ा बीटा इस पैराबोला पे जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ये भी ऐसे मूव करेगा, मिरर वाला पॉइंट। तो इसका ये अल्फ़ा बीटा इस पर लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज हम निकालना चाह रहे हैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में। लाइन क्या है, ये वाली। तो कैसे निकालते थे इमेज, अल्फ़ा बीटा की इमेज निकालनी है, सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो x माइनस अल्फ़ा अपॉन ए क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट 1। ऐसे ही y माइनस बीटा, y का कॉफिशिएंट क्या है इक्वेशन में, लाइन में 1। फिर क्या होता है -2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें लाइन में पुट कर देते हैं, +4। नीचे क्या होता है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू इन दोनों को बराबर करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बीटा -4। और y क्या आ जाएगा, इन दोनों को बराबर किया तो माइनस बीटा कट जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा -4। तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -y -4, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -x -4। हमें अल्फ़ा बीटा का लोकस निकालना है, इसकी मिरर इमेज का, अल्फ़ा बीटा का। तो ये मिरर इमेज आ जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से यूँ जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जैसे जैसे अल्फ़ा बीटा घूम रहा है वैसे वैसे हमारे पास ये घूमेगा। तो x, y का हमारे को लोकस निकालना है, क्योंकि इसकी लोकस हमारे पास ये आ जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह मैं यहाँ पे रख दूँ और बीटा की जगह यहाँ रख देते हैं। तो बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x+4, दोनों माइनस हैं तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4y -16, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसको एक लाइन है y+5 कट कर रही है ए और बी पर, तो साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, तो मैंने देख लेते हैं पहले, बीटा की जगह ये लिख दिया, y+5 लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x+4 का होल स्क्वायर, -4 कॉमन लिया तो y+4 है, y+4 ये आ जाएगा। ये 0 नहीं आ रहा है, 0 को अपन हटा देते हैं, ये आ गया हमारे पास। y की जगह -5 रख देता हूँ, तो x+4 का होल स्क्वायर, -5 रखा तो ये आ जाएगा 4। तो x की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, x+4 इक्वल टू +-2 आ रहा है, तो प्लस का 2 रखूंगा तो -2 आ जाएगा, प्लस का 2 रखूंगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 रखूंगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू तो -5 ही रहेगी। तो जो a और b हमारे पास आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, -2, -6, वो -2 है। जो a है, y तो यही रहेगा -5। अब हमारे को निकालना क्या था, वो आ जाते हैं हमको निकालना है SAB का, A डिनोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल SAB, और A और B के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है हमारे को। तो D तो डिस्टेंस है A और B पॉइंट की, और SAB का जो एरिया है वो स्मॉल a से है, और S क्या है हमारे पास, फोकस।
तो फोकस, इसका फोकस जो होगा वो हम जानते हैं 1,0 होगा। तो S इक्वल टू क्या हो गया 1,0। तो एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कैसे निकालते हैं भाई, डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं। -2 -6 1 -5 -5 0 1 1 1, इसका मॉड ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 को बाहर रखा, इसका किया तो -5 और ये 0 हो जाएगा, +5 इस रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ, -6 -1 +1 0 प्लस का 5 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया तो वैल्यू कितनी आ रही है, -10 -35 प्लस का 5 और इसका मॉड ले लेंगे बच्चों तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा, 15 है तो ये 10 आ जाएगा, बाई 2 कर देंगे तो एरिया तो 10 आ गया। और ए बी के बीच की डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 16 + 0 यानी 4 आ गई। तो ए प्लस डी कितना आ जाएगा 10 + 4 14 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 14 आना चाहिए, 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं नेक्स्ट। y इक्वल टू हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ये थोड़ा सा गौर से देखें तो y वाली टर्म है उसको अगर डिवाइड कर दें और y वाली टर्म को इस तरफ ले आए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, -y इंटू ए, इसको इस तरफ ले आए तो प्लस का हो जाएगा ये, और इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्यूब हो जाएगा, अपॉन ये आ गया। इसका IF निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर में क्या आ जाएगा sin इनवर्स x/2 4 - x² dx, इसको t मान लेंगे sin इनवर्स को तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 - x² अपॉन 4 का रूट यानी 2 हो जाएगा, और x/2 का दोबारा करूँगा dx dt, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा dt में गया। तो ये हमारे पास क्या बचेगा IF e की पावर t dt हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर t²/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, y इंटू ई की पावर ये लिख देंगे तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दी मैंने, का स्क्वायर है बाई 2, ई की वैल्यू कि हमने t की वैल्यू पुट कर दी, t क्या माना था हमने साइन इनवर्स x/2, तो e की पावर साइन इनवर्स x/2 का स्क्वायर बाई 2। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फिर क्या आएगा IF अगेन आएगा, ये आ गया, इंटू क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, अपॉन 4 - x² dx, प्लस का सी भी आएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ एक बार। ये मैंने पूरा का पूरा वापस नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, यही लिखा था, आप देख लो सॉल्यूशन। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, का स्क्वायर
बाई 2 को t मान लेता हूँ मैं, e को नहीं ले रहा हूँ मैं t में, इसको t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया, बाई 2 है, फिर साइन इनवर्स का दोबारा करूँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, फिर x बाई 2 का दोबारा करूँगा, dt आ गया। तो पूरा क्वेश्चन मैं t में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैंने t माना है पावर को, तो e की पावर t आ गया। वो वाला t अलग था पहले वाला, अब ये t अपन अलग लेके चल रहे हैं, तो ये e की पावर t आ गया। इसको हम अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, तो स्क्वायर वाले को जब लिखूंगा तो 2t लिखूंगा, और एक अलग रह गया, तो एक अलग जो रह गया वो 2 से 2 कट गया, देखो इसका भी एलसीएम लूंगा, दिस अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, ये एक साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और एक ये मिलकर के dt बन गया। तो पूरा क्वेश्चन हमने t में चेंज कर लिया बच्चों, इसको t में ही रहने देंगे क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इसका हम बाई पार्ट से कर लेंगे, इसको एज इट इज रखा, तो ये मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, 2t का किया तो 2, फिर e की पावर t का किया तो e की पावर t, फिर दोबारा करेंगे तो e की पावर t ही आएगा, प्लस c। अब हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4। तो x इक्वल टू 2 अगर मैं रखूंगा t में, तो t क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रखा तो 2/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी पाई बाई 2, यानी पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 और डिवाइड में 2 है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू ये है, और e की पावर t है, तो पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, e की पावर पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस c। तो ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास पाई बाई 4 आ रहा है और e की पावर है तो पाई बाई 4 हो गया, ये तो कट गया, और इधर आ रहा है -2, ये भी कट गया। तो c की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ से, y e की पावर t ये आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x इक्वल टू 0 पे y स्क्वायर की वैल्यू, यानी y का स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 करूँगा, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं t की वैल्यू 0 पर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ y की, तो y इंटू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो क्या 4 हमारे पास आंसर, अच्छा इंटीजर टाइप है तो 4 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, लिमिट का क्वेश्चन है, साथ में सीरीज भी दे रखी है और लिमिट पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा पूछ रखा है, तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, उसको fx बोला है, और fx को यहाँ पुट करूँगा तो फिर हम लिमिट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें पूरा tan है, तो हमारे पास हमने tan x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 को अपनी सुविधा के हिसाब से थीटा मान लिया। किसको थीटा मान लिया अपन ने, x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो fx हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, लिमिट है तो tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। tan थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ गया tan थीटा cos 2 थीटा, बच्चों tan थीटा को लिख देते हैं साइन cos में चेंज कर देते हैं, ये cos थीटा हो जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा को मैं 2 थीटा माइनस थीटा लिख रहा हूँ। इस साइन थीटा को मैंने लिख दिया 2 थीटा माइनस थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाऊंगा मैं, और डिनोमिनेटर को अलग अलग करूंगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कॉस से कॉस कट गया, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पर कॉस के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कॉस थीटा कट गया, और यहाँ क्या था हमारे पास, ये दोनों मैंने एक ही लिख दिया, कॉस 2 थीटा लिखना था और साइन थीटा लिखना था। तो ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो इसको थोड़ा सा वापस सही कर लेते हैं। तो कॉस 2 थीटा साइन थीटा, तो ये बचेगा हमारे पास। अब इसका सिग्मा ओपन करना है। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्मा की बात करें तो थीटा हमने इसको ये माना था, तो x अपॉन 2 की पावर r हो जाएगा, 1 2 कट जाएगा, माइनस 10 x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1। तो ये हमारे पास सिग्मा है। सिग्मा की वैल्यू हमारे को 0 से n निकालनी है, तो हम आगे कर लेते हैं। और लिमिट दे रखी है एंड से इन्फिनाइट, 10 x अपॉन 2 की पावर r क्या था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, x अपॉन 2 की पावर r माइनस 10 x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, r की वैल्यू 0 लिखी, फिर r की वैल्यू 1 लिखी, और r की वैल्यू हमने n तक ले जा रहे हैं। ये आ गया, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये तो पहला बचेगा और आखिरी बचेगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। तो x अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनाइट करूंगा तो नीचे 2 की पावर इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0। ये हमारे पास दे रखा था fx। अब हमारे को इसको देख के fx से लिमिट निकालनी थी। लिमिट किसकी निकालनी थी, e की पावर x माइनस e की पावर fx, एक्सटेंडिंग टू 0 पे है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, ये निकालना था। तो fx की जगह मैं tan x रख देता हूं, ठीक है। इसको 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने tan x कॉमन ले लिया ऊपर। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, इसको डिवाइड किया तो ये बचेगा, ये कॉमन लिया तो ये डिवाइड होगा, डिवाइड है तो ऊपर जाके e की पावर माइनस tan x, तो पावर माइनस हो जाएगी, x माइनस tan x। लिमिट बच्चों क्या है, तो e की पावर 0 हो जाएगा, लिमिट रख रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा, और e की पावर x माइनस 1 और x हो गया। फार्मूला बन रहा है स्टैंडर्ड, जो ऊपर है वही नीचे है, 0/0 फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 24। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है बिटवीन 212 से 999 सच दैट द सम ऑफ their डिजिट्स इज 15। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिनका सम
15 होना चाहिए 212 से। तो बच्चों हम 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी डिजिट 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं और यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक। फिर इसमें से हम वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जो 212 से छोटे हैं। देख लेते हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम से हो जाएगा, हमारे को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टीनोमियल में क्लास में कर रखे हैं, ठीक है। तो पहला जो डिजिट है वो क्या भर सकते हैं हम, x की पावर 0 से लेकर 9 तक भर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x की पावर 9 तक। सेकंड के लिए भी यही और थर्ड के लिए भी यही, तो पावर क्यूब ले लेते हैं। इसमें जो x की पावर 15 आएगा वो ही हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा जो 3 डिजिट के नंबर होगा जिसका सम 15 होगा। उसमें से हम वो वाले केस माइनस कर देंगे जब जो 212 से छोटे आएंगे। तो देख लेते हैं। तो इसका जीपी बन रहा है, जीपी का सम निकाल लेते हैं। 0 से लेकर 9 तक है तो 10 टर्म्स हैं, A1 है ही, क्यूब आगे। इसको क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब है, ऊपर ले गए। इसको ओपन कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। फिर प्लस का आ जाएगा, ये 3c 1 आएगा, 3c 2 आएगा, x की पावर 20 आएगा, माइनस 3c 3 x की पावर 30 आ जाएगा। अब बच्चों इसको इससे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 15। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 15 आएगा ही नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 15 नहीं आएगा, क्योंकि बाहर ही हमको 20 पावर में मिल गया और पावर में 30 मिल गया। तो इन दोनों से ही आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। ये आ गया हमारे पास। इसमें x की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता था हमारे पास। इसमें अगर r का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या होता था, n प्लस r माइनस 1 सी आर। इसके एक्सपेंशन में अगर x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए होता था तो ये होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 15 माइनस 1 सी 15, 3c1 पहले ही आ गया, x की पावर 10 बाहर ही मिल गया। तो इस एक्सपेंशन में कितना चाहिए, 5। तो 5 के ऊपर लगा रहा हूँ ये वाला फार्मूला। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, इसकी कितनी आ जाएगी, 17 सी 15 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये 3 आ जाएगा, ये 7, ये आ जाएगा। तो ये 17 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा, माइनस 21 तो 63 आ जाएगा, 73 आ गया। अब बच्चों इसमें से वो वाले हमारे को माइनस करने हैं 3 डिजिट के नंबर्स जो 212 से कम है। तो कौन कौन से होंगे, 0 9 6 0 6 9, 0 9 6 0 6 9, 0 8 7 0 7 8। 15 के तो यही बनेंगे जब शुरू में 0 आ रहा है। फिर शुरू में 1 आ सकता है क्योंकि वो भी कम होगा। तो 1 9 5 1 5 9 1 8 4 1 4 8, ये भी आएंगे। फिर 1 5 7 1 7 5 और 1 6 6। 2 से स्टार्ट होने वाले अगर हम बनाएंगे तो वो सारे के सारे इससे बड़े हैं, यानी वो हटाने नहीं है। तो कितने नंबर हटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये तो 12 बन गया, हमको तो 14 बनाना था। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो ये हटा देते हैं, एक बार वापस कर लेते हैं चेक। तो कितना आ जाएगा, 15 चाहिए ना हमें सम। तो ये आ गया, 7 8 आ गया। फिर 1 ले लेते हैं, पहला डिजिट अगर 1 है तो वो भी माइनस करने हैं। तो 1 और 9 और 4 आ जाएगा, 15 हो रहा है।
नहीं 5 हो जाएगा, फिर 159 हो जाएगा, 186 हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा, 177 हो जाएगा। तो 4 इधर आ गए और 5 9 आ गए। टोटल हमारे पास 9 आ रहे हैं। हमारा आंसर था 73, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 73 माइनस 9 64। तो हमारा आंसर कितना आएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन विद द एन साइड्स इन एन एपी। इजी क्वेश्चन है। विद द कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री इफ द लार्जेस्ट एंगल इज 219 डिग्री। एपी में है एंगल्स और लार्जेस्ट एंगल ये है 200, तो एपी में है तो हम nth नंबर का फॉर्मूला लगा। कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है बच्चों, ये आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 213 नहीं आएगा, ये आ गया। तो ये एक इक्वेशन 1 बन गई। अब हमारे पास n की वैल्यू हमको निकालनी है और n साइड का पॉलीगॉन है, तो सम ऑफ द AP क्या होता है? तो पहला है a प्लस और लार्जेस्ट एंगल ये है ही, ये आ गया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा दिया। हम जानते हैं किसी भी पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये 180 के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ये डिग्री है, डिग्री को हम अभी लिख नहीं रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। n की वैल्यू निकालनी तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 219 माइनस 6n प्लस 6 प्लस 219 180n माइनस 360। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी वो हम चेक कर लेंगे। 438 आ गया, प्लस 6 तो 438 और 6 444 आ गया, माइनस 6n आ गया, इधर 180 माइनस n माइनस 360 आ गया। 6 कॉमन ले लेते हैं। अगर 6 कॉमन आ रहा है तो देख लेते हैं, हाँ आ रहा है, तो 6 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा n/2। तो 6 कॉमन लिया तो 7 और 4 आ गया, माइनस n, इधर से 6 कॉमन लिया तो 30n माइनस 60 आ गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 74n 30n स्क्वायर माइनस 60 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अपने क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60n माइनस 120। तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास? उस तरफ ले जाते हैं, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 120। तो इसके दो वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू माइनस 6। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो n की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये 20 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये पूरे 25 क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2 का था, ये पेपर अपन ने किया। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।